हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं आज का इतिहास सीरीज में। इस सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाओं में हम किसी दिन विशेष के इतिहास के बारे में बातें कवर करते हैं। जैसे कि आज 27 सितंबर है, तो 27 सितंबर का इतिहास क्या होगा, इस दिन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम समझने का प्रयास करेंगे। और हमने इस क्लास का नाम भी रखा है टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज, यानी कि आज के दिन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है उसे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, तो आपको पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये आपकी कक्षा सातों दिन चलती है, हफ्ते के सातों दिन चलती है, एवरी डे चलती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो फिर इस कक्षा को लाइक करना तो बनता है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 27 सितंबर। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। अब कारण क्या है इसका, क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति वैश्विक समुदाय को जागरूक करना है। ठीक है ना। कोई भी मान के चलो, कहीं भी हम एक बिल्डिंग बना देते हैं जिसका एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहता हो, उसका सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी हो, तो चहुं तरफ से उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करें, कुछ समय पहले राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था, है ना। राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब राम मंदिर जो है उसके अगर आप सांस्कृतिक दृष्टिकोण को देखेंगे तो हिंदू समुदाय का सांस्कृतिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अगर वहां पर कोई घूमने के लिए जाएगा, दर्शन करने के लिए जाएगा, तो वहां पर कोई ना कोई चीज तो खरीदेंगे सभी जो भी यात्री जाएंगे। तो एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वो क्षेत्र धीरे धीरे संपन्न होता चले जाएगा। समाज में हम कितना उस चीज से रूबरू हैं, कितना हम उसे सामाजिक रूप से मान देते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। अब आपको पता है इसका राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्य, आप कह सकते हैं, उद्देश्यों में से एक था। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, इसी वादे के अनुसार वो अपने वोटों को लेने के लिए क्या है, आगे आएंगे कि हमने हमारा वादा पूरा किया। तो हर चीज का कोई ना कोई, आप कह सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण होता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है, राजनीतिक होता है, आर्थिक होता है। तो मान के चलो पर्यटन दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि आप हाँ जरूर वहां पर घूमने जाइए। ठीक है ना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, जिसे हम इंग्लिश में यूएनजीए के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसने कब की थी इसकी शुरुआत? 1980 में। तो ये पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए। हर साल 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको लिख देना है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है और उनका क्या योगदान रहा। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे। तो ये चेहरा आपने जरूर देखा होगा क्रिकेट की दुनिया में। नाम इनका है लक्ष्मीपति बालाजी। अब तो ये काफी लंबा समय हो गया है, संन्यास ले चुके हैं। लक्ष्मीपति बालाजी हमारे भारत के गेंदबाज रह चुके हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन इनका करियर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया था।
इनका जन्म 27 सितंबर 1981 को हुआ। कहाँ पे जन्मे? तो मूल रूप से ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु से आते हैं ये लक्ष्मीपति बालाजी, जो हमारे भारत के लिए खेल चुके हैं वनडे और T20 फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे सेलिब्रेशन करते हुए, पीछे विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं आपको इस फोटो में। तो यहाँ पर कुछ चित्र मैंने आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि कैसे अच्छे गेंदबाज थे बालाजी, लेकिन ज़्यादा लंबा इनका करियर नहीं चल पाया और बाद में आपको पता है कि इन्होंने संन्यास ले लिया। 2013 में इनकी शादी हुई थी प्रिया के साथ। और वैसे जब हम आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में ये पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते आए थे और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी ये खेले थे। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इन्होंने T20 फॉर्मेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया और वनडे फॉर्मेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब मैं आपसे T20 फॉर्मेट के बारे में और वनडे फॉर्मेट के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी से बता दीजिए। भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? जल्दी से बताएंगे, इसमें कौन सा आंसर ठीक रहेगा? 1983 में भारत ने पहली बार कोई आईसीसी विश्व कप जीता था और वो कौन सा था? वनडे वर्ल्ड कप। उस समय आपको पता है 60 आवर्स का होता था और वो दिन था 25 जून 1983 का, जब ये कारनामा भारत ने किया। और उस समय हमारे कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत ने वनडे वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है, तो आप लिख देंगे 2 बार जीता है। पहली बार 1983 में जीता था, जब हमारे कप्तान कपिल देव हुआ करते थे। और दूसरी बार हमने ये कारनामा कब किया? 2011 में कब किया था, जब हमारे कप्तान MS धोनी हुआ करते थे। तो ये तो हुई वनडे वर्ल्ड कप की बात। इसी प्रकार T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कितनी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो भी आप क्या लिखेंगे? 2 बार जीता है हमने। पहली बार हमने ये कारनामा 2007 में किया, जब हमारे कप्तान MS धोनी थे। दूसरी बार हमने ये कारनामा 2024 में इसी साल ही किया है। आपको पता है जून में ये मैच हुआ था और उस समय T20 विश्व कप हमने जीता, जब हमारे इस T20 विश्व कप में कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा। इस T20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और हमारे जड्डू, है ना, उन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया फिर। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा T20 का सेलिब्रेशन। ये ऊपर वाली फोटो जो है वो है 2007 की, जब हमारे कप्तान MS धोनी थे। और ये दूसरी फोटो है अभी इसी साल की 2024 में, जब हमारे कप्तान रोहित शर्मा थे। अब हम टोटल अगर बात करें तो टोटल हमने 4 आईसीसी के वो जीत रखे हैं। तो ये रहा वनडे का। वनडे वर्ल्ड कप हमने 1983 में जीता था। उसके बाद में 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता। 2011 में फिर से हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद में 2024 में हमने फिर से T20 वर्ल्ड कप जीता। तो इस प्रकार आपको ये बातें थोड़ी सी पता होनी ही चाहिए। चलिए जी, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। शुरुआत करते हैं हम जयंती से। इनका नाम आपने शायद सुना होगा, अगर आपने इतिहास में अच्छे से तैयारी की होगी तो। नाम इनका क्या है? विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल, जिनका जन्म 27 सितंबर 1873 को हुआ था। 1873 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ? नाडियाड, जो कि गुजरात में है। गुजरात में ये जन्मे थे और इनकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1933 को हुई थी। वियना में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका संबंध आपको पता है किसके साथ था? ये सरदार पटेल से संबंधित हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो आप जानते ही होंगे। एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, विठल दास झावेर भाई पटेल भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिक्त स्थान थे। अगर आपने लिखा होगा यहाँ पे भाई, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये भाई थे। और कौन से भाई थे? बड़े भाई थे, पटेल जी के बड़े भाई थे ये। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु वियना में हुई थी। और जब रोलेट एक्ट के खिलाफ में भारत में आंदोलन शुरू किया गया था, उसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया था। केंद्रीय असेंबली में सदस्य बनकर भी रहे थे। और जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय भी मुख्य भूमिका में ये रहे थे। कुछ समय तक इनको जेल में नजरबंद भी रखा गया था। जब वियना की बात करते हैं, जहां पर इनकी मृत्यु हुई, वहां पर इनकी भेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी हुई थी। नेताजी पर इनका पूरा विश्वास था कि अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रीय कार्यों में खर्चा करने के लिए ये काम करेंगे। तो इन्होंने 2 लाख की वसीयत उनके नाम कर दी थी, ऐसा बताया जाता है इनके बारे में। तो ये भी एक अच्छे देशभक्त थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो जी, ये किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नाम इनका क्या है? राधा नाथ राय। राधा नाथ राय की भी आज जयंती है। तो एक बार आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। प्रसिद्ध उड़िया भाषा के कवि और साहित्यकार राधा नाथ राय का जन्म कब हुआ? पहले उड़िया लिखा जाता था, लेकिन अब हम क्या लिखते हैं? ओडिया लिखते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं उड़िया को ओडिया कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? आपके लिए क्वेश्चन है, ये जल्दी से बता देंगे। तो प्रसिद्ध ओडिया भाषा के कवि थे, एक अच्छे साहित्यकार थे राधा नाथ राय, जिनका जन्म 1848 में हुआ। 1848 में जन्मे थे। आज ही के दिन 27 सितंबर 1848 में इनका जन्म हुआ। एक जगह पड़ती है बालेश्वर, तो वहां पर जन्मे थे। इनका वैसे अगर परिवार के बारे में बताया जाता है कि बंगाली कुल के थे, लेकिन इनका जो परिवार था वो उड़ीसा के क्षेत्र में बस गया था। 17 अप्रैल 1908 को इनकी मृत्यु हुई। एक अच्छे कवि थे ये, ओडिया भाषा के ये क्या थे? लेखक थे। अगर मैं इनकी कुछ रचनाओं की बात करूं तो कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी? तो एक रचना इनकी आती है चिलिका, और इनकी एक रचना थी चंद्रभागा। चंद्रभागा रचना किसके द्वारा लिखित है? तो इनका नाम आप लिख देना। महायात्रा भी किसके द्वारा लिखी गई थी? वो भी राधा नाथ रॉय के द्वारा लिखी गई थी, जिनकी आज जयंती है, राधा नाथ राय। चलिए जी, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम तो हर कोई जानता ही है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं। 22 मई 1772 को जन्मे थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो नाम इन्हीं का आता है, उसमें मुख्य भूमिका रही थी इनकी। 27 सितंबर 1833 के दिन इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हो गई थी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हम इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहले थोड़ा बता देते हैं। ये हमारे भारत के एक अच्छे समाज सुधारक थे। आधुनिक पत्रकारिता के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। कई भाषाओं का इनको ज्ञान था, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, इस प्रकार की इनको क्या थी? भाषाएं आती थी। आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। तो एक बार आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। राजा राम मोहन राय ने बंगाली में संवाद कौमुदी और रिक्त स्थान में फारसी में मिरात उल अखबार की शुरुआत की थी। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या आंसर आएगा? राजा राम मोहन राय के बारे में आपने
बहुत सारी बातें पढ़ी भी होंगी। इन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया था और अगले साल 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। अगर आपने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस। तो राजा राम मोहन राय के बारे में और भी बातें बहुत सारी हो सकती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सती प्रथा का उन्मूलन जब किया गया, इसमें इनका अहम प्रयास रहा। और उस समय आपको पता है कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था यहाँ पर, तो थोड़ा उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक बार कुछ घटनाक्रम की बातें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1821-22 के बारे में तो मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया है ना। और उससे पहले की अगर बात करें, 1821 में ही इन्होंने यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भी आप राजा राम मोहन राय का नाम लिख देना। और आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 के आसपास इन्होंने की थी। 1829 ईस्वी में इनके अथक प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का उन्मूलन किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। जब हम बात करें विलियम बेंटिक के बारे में, 1828 से लेकर 1835 तक का कार्यकाल रहा था विलियम बेंटिक का, ठीक है ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आज राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी रहकर भारतीय समाज को कट्टरता, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों से दूर रखने का प्रयास किया और आधुनिक बनाने का प्रयास किया था। तो ऐसे थे राजा राम मोहन राय। अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। नाम इनका क्या है, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की आज क्या है, पुण्यतिथि है। तो इनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन बताएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कौन सी पार्टी से ये थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये थे। और कहा जाता है कि इन्होंने भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। विदेश मंत्री के बाद में इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। बाद में इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो ऐसे थे जसवंत सिंह। इनके बारे में आपको एक क्वेश्चन बताना है। भारतीय जनता पार्टी के राजनेता जसवंत सिंह जसोल, जिन्हें भारत के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री बनने का अवसर मिला, इनका निधन कब हुआ था। अगर आपने लिखा होगा ना 2020, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। 2020 में इनकी मृत्यु आज ही के दिन हो गई थी। 27 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई। सेना अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई, नई दिल्ली में। जब हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो 3 जनवरी 1938 को ये जन्मे थे। कहाँ पे जन्मे थे, बाड़मेर में। और आपको पता है बाड़मेर तो हमारे भारतीय राज्य राजस्थान में है। जब हम बात करें विदेश मंत्री के रूप में कब से कब तक इन्होंने कार्य किया था, 1998 से लेकर 2002 तक ये भारत के विदेश मंत्री रहे। वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री कौन हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। इन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया था 2000 से लेकर 2001 तक, और उस समय इनके पास विदेश मंत्री का भी कार्यभार था। और साथ में कहा जाता है कि इन्होंने 2002 से लेकर 2004 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन वर्तमान दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। रक्षा मंत्री कौन है, तो आपको पता है जो लखनऊ सीट से सांसद हैं हमारे, क्या नाम है उनका बताइए, रक्षा मंत्री का, राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री का क्या नाम है, निर्मला सीतारमण, अभी वर्तमान में जो हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह सरोल के बारे में, जिनका आज क्या है, पुण्यतिथि का जन्मदिन है।
और जब ये विदेश मंत्री थे तो इन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बहुत बेहतरीन बनाने का अथक प्रयास किया था। तो इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे महेंद्र कपूर के बारे में। महेंद्र कपूर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने महेंद्र कपूर की आवाज ना सुनी हो। ये हमारे भारत के हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायक हैं, यानी कि एक प्लेबैक सिंगर हैं ये। 9 जनवरी 1934 को इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। और एक बार आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए जरा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतीय पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का जन्म कहाँ हुआ? अगर आपने लिखा होगा ना अमृतसर, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। मूल रूप से ये अमृतसर से बिलोंग करते हैं। अमृतसर जो कि हमारे भारतीय पंजाब का हिस्सा है। अमृतसर शहर को किसने बसाया था? सिखों के गुरु रामदास जी के द्वारा इसे बसाया गया था। वो शहर है ये जहां पर महेंद्र कपूर ने जन्म लिया। 27 सितंबर 2008 को इनकी मृत्यु हुई। इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। भारत के ऐसे महान गायकों में से ये हैं जिनके गाए हुए गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। अपने गीतों से कई पीढ़ियों को इन्होंने सम्मोहित किया है। एक अच्छे बहुमुखी प्रतिभा के धनी महेंद्र कपूर हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कौन कौन से गीत इन्होंने गाए हैं, आपने वो गीत जरूर सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। वो गीत इन्हीं के द्वारा गाया गया है। तो ये हैं महेंद्र कपूर जिन्होंने वो गीत गाया। भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात बताता हूँ, है ना। तो वो गीत भी किसने गाया? वो भी इन्हीं के द्वारा गाया गया है। अब के बरस तुझे धरती की, ये गीत भी जो है वो भी इन्होंने ही गाया है। तो ऐसे देशभक्ति गीतों का पर्याय बन गए थे महेंद्र कपूर, जिनको हम आज याद कर रहे हैं। जिन्होंने अपने 4 दशकों के फिल्मी सफर की दुनिया में लगभग कहेंगे तो आप 25,000 तक गीत गाए थे। ऐसे थे हमारे महेंद्र कपूर। हिंदी भाषा के अलावा इन्होंने पंजाबी में भी गीत गाए, मराठी में भी गाए, भोजपुरी में भी इन्होंने अपने गीत गाए। तो ऐसे थे हमारे महेंद्र कपूर, जो कि मोहम्मद रफ़ी से बहुत प्रभावित थे। तो इनके बारे में थोड़ा आपको जान लेना चाहिए, पता होना चाहिए। इनकी आज पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। नाम इनका क्या है? कोटला, कोटला विजय भास्कर रेड्डी। कोटला विजय भास्कर रेड्डी की आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 16 अगस्त 1920 को हुआ। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 2001 को हुई। इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने आंध्र प्रदेश के? तो ये 9वें मुख्यमंत्री थे। और कितनी बार बने? 2 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? नारा चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? कोटला विजय भास्कर रेड्डी। तो आप कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये चुनाव लड़ते थे। बहुत बार ये लोकसभा में भी चुने गए, 1977, 1984, 1989, 91, 96, 98। तो इस प्रकार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आप ये बता दीजिए। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे ना ये कोटला विजय भास्कर रेड्डी। तो इस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ए ओ हयूम का नाम आता है। जब ए ओ हयूम की मृत्यु 1912 में हो गई, तो उस समय ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था।
तो हम कहते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहने का मतलब क्या है, सभी लोग इकट्ठे हुए होंगे, जाहिर सी बात है इकट्ठे होंगे तभी तो कुछ बात बनेगी। तो पहला अधिवेशन इनका कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में ही हुआ, जिसमें अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद में दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ, जिसमें अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद इनका तीसरा अधिवेशन 1887 में कहां पे हुआ था, मद्रास में। और इस मद्रास में कुछ स्पेशल ये हुआ कि पहली बार किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी, और उस मुसलमान व्यक्ति का नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब। और ये अधिवेशन मद्रास में हुआ। उसके बाद अगला अधिवेशन 1888 में कहां पे हुआ था, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। उसमें अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था, एक अंग्रेज व्यक्ति था, पहला अंग्रेज व्यक्ति जिसने अध्यक्षता की। क्या नाम था उसका, जॉर्ज यूल। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। नाम इनका क्या है, नाम नहीं बताएंगे, पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के प्रमुख और जनक कौन माने जाते हैं। Who is considered the leader and the father of library science in India? जल्दी से बता दीजिएगा। अगर लिखा होगा आपने इसमें SR रंगनाथन, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। SR रंगनाथन की आज पुण्यतिथि है, जिन्हें हम किस रूप में जानते हैं, तो आप कहेंगे पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो थोड़ा इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। 9 अगस्त 1892 को इनका जन्म मद्रास में हुआ था, मूल रूप से मद्रास से बिलोंग करते थे ये। और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1972 को हुई थी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु, जिसे पहले बेंगलोर के नाम से जाना जाता था, जो कि कर्नाटक की अब राजधानी है ना। और लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। भारत सरकार ने इनको पद्म श्री से सम्मानित किया था 1957 में, ठीक है ना। तो इनका अहम योगदान माना जाता है लाइब्रेरी साइंस की दुनिया में। भारत के अच्छे गणितज्ञ थे ये, एक अच्छे पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका इन्होंने निभाई, एक अच्छे ये शिक्षा शास्त्री थे। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। नाम इनका क्या है, शोभा गुरुटू। शोभा गुरुटू के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। आपने अगर इनका नाम सुना होगा तो ये किससे संबंधित थी, शास्त्रीय गायिका थी ये, ठीक है ना। और वैसे अगर हम कौन सी गायिका थी, ठुमरी, ठुमरी गायिका थी ये, ठीक है ना। ये एक शैली होती है गायन की। ठुमरी गायिका के रूप में इन्होंने अपना नाम कमाया था। तो अब आप एक क्वेश्चन बता दीजिए कि भारतीय शास्त्रीय शैली की प्रसिद्ध गायिका शोभा गुरुटू को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। अगर इसमें आपने लिखा होगा कि 2002 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है ना। चलिए जी, और वैसे आपको पता है हमारे भारत में 4 सर्वोच्च सम्मान होते हैं। सबसे पहला होता है भारत रत्न, उसके बाद में आता है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण होता है, तीसरे नंबर का पद्म भूषण होता है। जो पुरस्कार इनको दिया गया वो तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान था ना। एक होता है पद्मश्री। तो इस प्रकार 4 सम्मान होते हैं हमारे भारतवर्ष के, सर्वोच्च सम्मान। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शोभा गुरुटू के बारे में। इनका जन्म 8 फरवरी 1925 को कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक, ठीक है ना। तो बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, 27 सितंबर 2004 को इनकी मृत्यु हुई।
इनकी मृत्यु से 2 साल पहले इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। बहुत सारी मूवीज में भी इन्होंने काम किया था, जैसे पाकीज़ा एक मूवी आई थी, फागुन, मैं तुलसी तेरे आंगन की, उसमें इनकी भी अच्छी भूमिका रही है। ठुमरी गायिका के रूप में जानी गई ये। और 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की ये मूवी आई थी, उसमें इन्होंने एक ठुमरी, सैया रूठ गए मैं मनाऊं कैसे, वो गाई थी। तो बड़ी प्रसिद्ध हुई वो ठुमरी, आप सुन के देखिएगा, आपको पता लगेगा। ठुमरी के अतिरिक्त कजरी, होरी, दादरा आदि उप शास्त्रीय नृत्य शैलियां जो होती हैं, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने कार्य किया था। तो ऐसी थी शोभा गुरुटू, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। संगीत नाटक अकादमी सम्मान इनको मिला था 1978 में। ठुमरियों की रानी के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिनका आज जन्मदिन है ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिनकी जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्य तिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं। कक्षा अगर थोड़ी बहुत पसंद आई है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर जरूर कर देना। आपने अभी तक नहीं किया है अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, तो फिर कर लीजिए, देर किस बात की है ना। तो बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको अगर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में हम बताएं तो यहाँ पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।